हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो साथियों, जो लोग सीटेट में इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उनके लिए फिर से एक मौका है कि वो सीटेट में अच्छा स्कोर करें, जुलाई में एग्ज़ाम देके। ठीक है, तो यहाँ पर सीटेट के लिए यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए ऐसे 15 प्रश्न हम लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जो लोग यहाँ से वीडियो देखे होंगे, सीटेट की ऐसी ज़बरदस्त वीडियो थी, जो लोग यहाँ से वीडियो देखे होंगे डेली वीडियो, उनका जो है 120 प्लस के करीब आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो सबसे पहले अमूर्त, मूर्त, संवेदी या फिर संवेदी, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, संवेदिक, मूर्त और मूर्त, अमूर्त, संवेदिक। ठीक है, तो आप सभी ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा है, तो वहाँ पर देखा होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई। कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक। इसका मतलब कि जो संवेदीगामक अवस्था होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो आपका 2 से 7 वर्ष होता है, और मूर्त आपका वो होता है 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से ऊपर। ठीक है, 11 से ऊपर होता है। तो इसका मतलब कि जब जन्म की बात की जा रही है कि जन्म से किशोरावस्था तक जो विकास होता है किस क्रम में होता है, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ जाएंगे संवेदीगामक अवस्था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था कहाँ है, तो हमें मिल गया बी विकल्प, संवेदीगामक अवस्था यहाँ है। लेकिन उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो हमें यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला और यहाँ पर भी नहीं मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मिला, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ मिला। उसके बाद कौन सी अवस्थाएं होती है, तो अमूर्त यानी कि अमूर्त, तो यहाँ पर ए वाला यानी कि बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि जब जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम ढूंढना हुआ, तो संवेदिक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त। कभी कभी यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं, 4 विकल्प, और कभी यहाँ पर 3 ही है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2 है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं उसको किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखो, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर होते हैं, या फिर केवल आनुवंशिकता पर होते हैं, केवल पर्यावरण पर होते हैं, या फिर ना आनुवंशिकता पर होते हैं ना पर्यावरण पर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर होते हैं। क्लियर? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे बच्चों को वातावरण दोगे वैसे उनका विकास होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक, समझिएगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। क्लियर? तो पिता का यह कथन भाई क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करना। सबसे पहले तो आप डी ऑप्शन को काट दीजिए कि लैंगिक भेदभाव को कम करना, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव की नहीं बात की जा रही है, तो बढ़ावा ही दिया जा रहा है ना। जब जहाँ पर लड़कों और लड़कियों में ऐसे पूछा जाए कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ कम बुद्धिमान होती है, तो जब भी उसमें भेदभाव किया जाता है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्लियर? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये हमेशा आप मारिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा भाई, हमें निगेटिव वाला चाहिए। जो लोग इस चीज़ का फॉलो किए होंगे, ऐसी वीडियो देखे होंगे, एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी की ऐसी वीडियो देखे होंगे, और उसमें हमने हमेशा बताया निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करो। तो अगर
वो इस चीज़ को फॉलो किए होंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस उनका मिला होगा। तो यहाँ पर है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें निगेटिव चाहिए। ठीक, तो देखिए बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि अन्वेषण खोज करना हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ये विकल्प क्या है, सही हमें चाहिए नहीं वाला। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। आपके घर में बच्चे हैं, आप खुद एक बच्चे थे, उदाहरण के लिए कि बच्चे जो होते हैं हमेशा अगर वो कहीं जाते भी हैं तो उनको जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं उतना उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं जन्म से। ये भी हमारा सही है भाई। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और हमें यही वाला ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नहीं पूछा है तो हमें नहीं वाला चाहिए कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। तो यही यहाँ पर नहीं है भाई, हमें यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव मारिएगा, हमें चाहिए नहीं वाला, हम लगाएंगे नहीं वाला। क्लियर। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बिल्कुल सही, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है और स्वभाव से ही सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जा सकता, केवल मिला तुरंत काट दीजिए। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बताइए, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, यही हम क्या मार देते हैं, सही मार देते हैं, जबकि ये भाई गलत है। क्योंकि बच्चा जन्म से ही तो विद्यालय नहीं चला जाता है, जब वो 5 साल का होता है, 3 साल का होता है तभी तो विद्यालय जाता है। तब तक तो कुछ ना कुछ शब्द बोलता है, 1.5 साल 2 साल में कुछ ना कुछ शब्दों को बोलता है, तो आप उसको सिखा सकते हो, लेकिन बोलता तो खुद ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है भाई, बताइए। तो बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है, ये भी आपका सही है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जा सकता है, तो यही आपका क्या है, यही आपका गलत है और हमें गलत वाला ही चाहिए। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है, आपके सही ही हैं। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये भी सही है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये भी सही। लेकिन भाषा अर्जन केवल नियमों से सिखाया जा सकता है, ये तो सही नहीं है। तो इसलिए हमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा 1 से 5, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी पर विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। तो भाई हम लोग तो प्राइमरी से पढ़े हैं, तो हम लोग को अच्छी तरह पता है कि जो विद्यालय होते थे 1 से 5 के, वो हमारे बहुत ही, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही होते थे। विद्यालय जो होते थे 1 किलोमीटर के दायरे में ही होते थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए जाएगा, तो 1 किलोमीटर मारिएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर लगाइएगा हमेशा। और यही दूसरा प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है कि 6 से 8 यानी कि जूनियर लेवल के स्तर पर कितनी दूरी के विद्यालय होने चाहिए। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि जूनियर में 6 से 8 में जब बच्चा पहुँचता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जो विद्यालय होता है वो 2.5 से 3 किलोमीटर में होने चाहिए, और 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर में। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो बताइए भाई। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए
शिक्षा क्या है? तो एक मौलिक अधिकार है। क्लियर? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईटी एक्ट 2009 के बारे में असुमेलित है, यानी कि मिलान नहीं कर रहा है, गलत है। क्लियर? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है? तो देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे। ये क्या है भाई? ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। हमें चाहिए क्या? निगेटिव। ठीक। माता पिता की बाध्यता होगी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है। प्रारंभिक विद्यालय में आपकी जो शिक्षा होती है वो 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, हमेशा याद रखिएगा। ये क्या है? पॉजिटिव है। धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित व दुर्बल वर्ग के लिए है। ये भी क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन हमारा निगेटिव क्या है? आप सोचोगे यहाँ पर निगेटिव क्या है, हमें तो निगेटिव चाहिए, बट यहाँ पर निगेटिव है क्या? तो यहाँ पर देखिए एक शब्द है बाध्यता, यही हमारा क्या है? निगेटिव। क्योंकि कहा गया है कि माता पिता की बाध्यता होगी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की, तो माता पिता की बाध्यता नहीं, माता पिता का अधिकार होगा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 9 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? तो बच्चा जो सीखता है वो सक्रिय रूप से सीखता है और सामाजिक सीखता है। बच्चा खेल खेल में जल्दी सीखता है और जो भी सीखता है वो सक्रिय रूप में सीखता है, इसलिए वो ये ऑप्शन हमेशा सही होगा। कभी भी आप निष्क्रिय नहीं मारिएगा। ठीक है? निष्क्रिय नहीं मारिएगा। और सरल कोई चीज़ नहीं होता, अगर सरल और कठिन होता है तो समझ लीजिए आपका ऑप्शन गलत है। तो इसलिए आप हमेशा सरल कठिन की तरफ नहीं जाइएगा, और जो भी देखिएगा कि कैसा आपका है तो वहाँ पर निष्क्रिय और सामाजिक, सामाजिक जहाँ पर है वहाँ आपका पॉजिटिव पॉइंट है और सक्रिय क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर? प्रश्न नंबर 10, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कि सही पूछा गया है, तो हमें सही वाला देखना है। यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि विद्यालय सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। ठीक है? पहला कारक है, दूसरा कारक है, ऐसे पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर पूछा गया विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या है? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल क्या है? सही है ना। विद्यालय सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं निभाते, भाई गलत है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, गलत, बहुत थोड़ी नहीं। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, तो बताइए विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक, अगर आप जन्म लेते हो तो सबसे पहले विद्यालय पहुंच जाते हो और फिर कुछ चीज़ें घर में सीखते हो। तो जो सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक क्या होता है? तो आपका परिवार होता है। तो जब भी ऐसे पूछा जाए तो विद्यालय भाई आपका दूसरा कारक है, दूसरा कारक होता है विद्यालय आपका। पहले आप जो कुछ सीखते हो अपने परिवार में सीखते हो, उसके बाद आप विद्यालय जाते हो। तो इसलिए ये भी क्या है? गलत है। तो आपका सही क्या है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। आदेश जो होता है ये आपका हमेशा गलत होगा। सीटेट आपको बहुत मौका देता है। सीटेट में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट होते हैं, ऐसे फैक्ट होते हैं कि जिससे आप आसानी से सीटेट में 120 प्लस 130 प्लस ला सकते हो आसानी से, अगर आप 1 महीना भी जम के मेहनत कर लो तो। ठीक। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता दीजिए। ठीक है? बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, उनको आप उनकी आवाज़ और अनुभव को आप प्रमुखता देना। ठीक, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, किसके साथ पढ़ना चाहिए, ये प्रश्न बनता है। तो घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यकता उपलब्ध करा सके। क्या जो विशेष बच्चे होंगे वो क्या घर पे ही पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई विद्यालय नहीं है?
खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय, अगर उनके लिए विशेष विद्यालय बनाए जाएंगे तब भी तो उसमें बोर हो जाएंगे। समय बेसिस शिक्षा व्यवस्था इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो कुछ लोगों का यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा और कुछ लोगों का डी जाएगा, क्योंकि जो जीवन कौशल है यहाँ से थोड़ा सा डी जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर जो होगा आपका सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाहे वो विशिष्ट बच्चे हों या फिर सामान्य बच्चे हों, आरटी 2009 के अनुसार सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए सभी बच्चों को। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है, सभी बच्चे एक समान रूप से समान तरीके से सभी बच्चों के साथ पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तब उसको समावेशी शिक्षा में आप लाइए। प्रश्न नंबर 13 है कि जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। विविध पृष्ठभूमि से का मतलब समझ रहे हैं आप कि अलग अलग जाति वर्ग धर्म के लोग आते हैं, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और देखिए। तो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम देना बिल्कुल गलत, कठिन परिश्रम गलत कर दीजिए ताकि वो अपने साथियों के बराबर ना पहुंच सके। बी ऑप्शन है समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। सी है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा, गलत, अनदेखी करना गलत। सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका अलग समूह बनाएगा और जो मजबूत बच्चे हैं यानी कि जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं उनका अलग समूह बनाएंगे। तो ये भी भाई गलत है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है कि जिस कक्षा में विविध बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा, तो समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? ये 2 बार है ऑप्शन क्या? नहीं। प्रश्न नंबर 14 है भाई 14 कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाएगा। तो केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। जो समवयस्कों के साथ सीखना होता है वो कैसे किया जाता है, तो केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। उसके बाद सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए ताकि प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर हम समवयस्कों के साथ अपने सहपाठियों के साथ सीखते हैं तो सीखना कैसा होता है, तो वो सीखना आपका प्रोत्साहित होता है, सक्रिय रूप से होता है और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्लियर? कार्मित नहीं किया जाना चाहिए, गलत। अगर हम सहयोगी के साथ समावेशी कक्षा में अपने सहयोगी के साथ कुछ सीख रहे हैं तो वो सीखना जो है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। जो हमारे समूह के लोग होते हैं वो इस चीज़ को और बढ़ावा दें। क्लियर? प्रश्न नंबर 15 है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। अगर छुओ तथा अनुभव की बात कर रही है तो इसका मतलब कि दृष्टि विकलांग विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्या है भाई, तो दृष्टि विकलांग। अगर बच्चों को दिखाई नहीं देता है तभी तो अध्यापिका बोलेगी भाई छुओ तथा अनुभव करो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है श्रवण विकलांग विद्यार्थी जो सुन नहीं सकते उनको छूने और अनुभव करने से क्या मतलब है, वो तो सुन नहीं सकते है ना। और सीख ना सकने वाले विद्यार्थी ऐसा कुछ नहीं है, सभी में जन्मजात टैलेंट होता है, वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। सभी बच्चे एक विशेष होते हैं, किसी न किसी फील्ड में वो उनका अपना अलग रुचि होता है। तो ये था दोस्तों आज का 15 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे और भी लोग
इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।